हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में बातें कर रहे थे। हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक सम्राट अशोक था। ये सबसे प्रतापी और महान शासकों में जाना जाता है। सम्राट अशोक से पहले मौर्य शासन को जो संभाला था वो बिंदुसार ने संभाला था, जिसे एमित्रोचैट्स कहा जाता था। वहीं सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया, अर्थात देवताओं को जो नाम प्रिय है वह है अशोक। तो अशोक का नाम देवानाम प्रिय मिलता है। अशोक के बारे में एक प्रारंभिक चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज अशोक के आरंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसा था इसका आरंभिक जीवन, क्या इसके शुरुआती कार्य। आइए शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक के आरंभिक जीवन के बारे में। देखिए, चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है, लेकिन पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख आते हैं, जिनमें सुसीम जो सबसे बड़ा था, फिर अशोक और फिर तिस्य। तिस्य अशोक का सहोदर और सबसे छोटा था। सहोदर मतलब एक ही उदर से पैदा होने वाले, अर्थात तिस्य और अशोक की माता रानी धर्मा थी। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे, जिनमें बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था, और इस बारे में मैंने आपको एक चर्चा शुरुआती दौर में भी की थी कि जब चाणक्य नंद वंश के शासक घनानंद के दरबार में थे, तो घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, और चाणक्य ने वहां पर ही प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं नंद वंश के शासन को समाप्त नहीं कर देता तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। और इस प्रतिज्ञा को लिए हुए जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य खेलते हुए दिखाई दिए थे बचपन में, और उनके उसी खेल से, टीम नेतृत्व से प्रभावित होकर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गए और शस्त्र और शास्त्र में दीक्षा दी थी। यही बात यहाँ अशोक के बारे में भी आती है कि अशोक भी बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण थे। मतलब शस्त्र चलाना, युद्ध लड़ना, सेना का नेतृत्व करना, ऐसे कार्यों में दक्ष था अशोक बचपन से।
2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चिन्ह सारनाथ का स्तंभ, जिस पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हुए हैं। उस समय के अशोक के बातें आज हमें वर्तमान में देखी जाती हैं। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। जरा आप देखिए कि अशोक को कितनी महान उपलब्धियां मिली हुई हैं, कि सम्राट अशोक का स्थान गौतम बुद्ध के बाद आता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए काफी प्रयास किए थे। बुद्धम धम्मम संघम का निर्माण किया। उन्होंने 3 बातों को उल्लेखित किया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। दिव्यदान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता भी मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणावाकी ही है। दिव्यादान में अशोक के 2 भाई सुसीम तथा विगताशोक का नाम उल्लेख है। तो जैसे मैंने आप लोगों से एक चर्चा की थी पिछली वीडियो में कि ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में वास्तविक उल्लेख कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग किताबों में अलग अलग स्वरूपों को उल्लेखित किया गया है। जिस तरह अभी हमने देखा कि अशोक के एक भाई का नाम सुसीम और दूसरे का नाम तिष्य मिलता है, जबकि दिव्यादान के अनुसार एक का नाम सुसीम और दूसरे का नाम विगताशोक मिलता है। तो यहाँ पर ही संशय उत्पन्न होता है। तो कुछ ऐसे ही इतिहासों में जो तारीखें हैं, डेट्स हैं, वो भी अंतर लिए हो सकती हैं। ये इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई किताबों के आधार पर आधारित तथ्य होते हैं। चक्रवर्ती अशोक का साम्राज्य विस्तार बहुत दूर तक था। अशोक का बड़ा भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। प्रांतपाल एक पद। तक्षशिला में भारतीय और यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, 2 विश्वविद्यालय हुए थे, नालंदा और तक्षशिला। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा था। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोह ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के समाप्त हो गया। आप सोचो कि अशोक का उस समय वर्चस्व कितना था कि अशोक के आने की सिर्फ खबर मिली कि अशोक आ रहे हैं, विद्रोहियों ने अपना विद्रोह समाप्त कर दिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ आने की खबर के कारण ही जो सुसीम के राज्य में विद्रोह हो रहा था वो समाप्त। हालांकि यहां पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में भी हुआ, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन ना मिलने का खतरा बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। निर्वास यानी जहां कोई निवास नहीं करता। अशोक कलिंग चला गया। कलिंग उड़ीसा में एक क्षेत्र पड़ता है। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्यार हो गया। हाल ही में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया, जो यहां पर भी कंफर्म नहीं है।
इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुलाकर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुशील द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। मतलब सुशील को यह डर था कि अगर अशोक इसी तरह से विद्रोहों को दबाता रहा और अपनी सत्ता, अपना प्रभाव, अपना शासन फैलाता गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज्य भी अशोक छीन ले। अशोक बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा। इस दौरान उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं को पता चला। यहां पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। यानी एक तरफ तो यहां प्रेम हुआ मत्स्य कुमारी कौरवकी से, वहीं दूसरा प्रेम अशोक को यहां पर हो गया देवी नामक एक सुंदरी से। यहां उससे विवाह कर लिया। समय बीता और कलिंग युद्ध के 2 साल पहले ही सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए। मतलब जो अशोक लंबे समय से बौद्ध अनुयायियों के साथ रहे, बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहे, उसका प्रभाव इतना पड़ा कि अशोक बौद्ध महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो गए। उनकी स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी उनके जन्म स्थल नेपाल, लुम्बिनी, श्रीलंका, थाईलैंड, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ कई जगह पर देखने को मिलते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। आप देखो इस लाइन को, इससे भी उनके महान होने का पता चलता है। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि प्रमुख थे। यानी शिक्षा को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। एक तरफ धर्म को बढ़ाया, दूसरी तरफ शिक्षा को बढ़ाया, तीसरी तरफ एक भी युद्ध नहीं हारे, चौथी तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शिलालेख शुरू करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। कहने का आशय, अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ाया। अशोक ने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अशोक ने कई स्तंभों को उल्लेखित करवाया। अशोक ने कई शिलालेख भी लिखवाए, जिसके कारण अशोक की महानता का पता चलता है। ये सम्राट अशोक के बारे में कुछ आरंभिक तथ्य हैं। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम रानी धर्मा था। इससे संबंधित, अशोक से संबंधित तमाम बातों की आज हमने चर्चा की। अभी बहुत सी बातें और हैं जो सम्राट अशोक के बारे में संबंधित हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में, बुक में काफ़ी शॉर्टली मैटर दिया गया है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सम्राट अशोक से संबंधित अन्य तथ्यों की जानकारी हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।